इसके बाद में अगर मैं बात करूं कल्याण की प्रकृति के बारे में, देखो अभी हमने देखा इससे जस्ट पहले कि अर्थशास्त्र केवल धन का विज्ञान नहीं है, इसमें जो निर्धन समाज है उसके कल्याण के बारे में भी हम लोग बात करते हैं। तो कल्याण की प्रकृति कैसी होती है? कल्याण की प्रकृति दो प्रकार की हो सकती है, परिमाणात्मक और गुणात्मक। ये परिमाणात्मक और गुणात्मक क्या होते हैं? परिमाणात्मक का जो पहलू होते हैं, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि व वस्तुओं व सेवाओं का उपयोग। देखो, परिमाणात्मक का मतलब होता है जिनके परिणाम को आप माप सको, जैसे कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। जैसे कि आप ऐसे समझ लीजिए कि एक जो पूरा देश है उसकी जो टोटल कमाई है एक साल भर में, वो सपोज करिए 50 करोड़ रुपए है, और उस देश में टोटल 50 आदमी रहते हैं। हर एक व्यक्ति की कितनी कमाई हो गई? 1 करोड़ रुपए। अगले साल यदि आदमी 60 हैं और उस देश की जो कमाई है वो 120 करोड़ है, तो एक व्यक्ति की इनकम में कितनी वृद्धि हुई? 2 करोड़ रुपए की। तो ऐसे कह देंगे कि इसकी जो प्रकृति है वो हर व्यक्ति की कमाई में कितनी वृद्धि होना है? 1 करोड़। हम लोगों ने माप लिया। तो ये कहीं ना कहीं क्या है? परिमाणात्मक कल्याण प्रकृति का एक उदाहरण है। वस्तु व सेवाओं का उपभोग। किसी एक देश में पिछले साल कितनी वस्तुओं का उत्पादन हुआ और कितनी वस्तुओं में सेवाओं का उपभोग हुआ। कितनी का मतलब यहाँ पे अमाउंट में है, एक राशि में है कि पिछले साल टोटल 20 लाख, 20 करोड़, 200 करोड़ इतने रुपए का उत्पादन हुआ और इतने का क्या हुआ? उपभोग हुआ। अगर ऐसे हम लोग माप लें, एक राशि में माप लें, तो वो क्या हो जाएगा? परिमाणात्मक कल्याण की प्रकृति का एक उदाहरण हो जाएगा। दूसरी तरफ आता है गुणात्मक। गुणात्मक में इस प्रकार से हम लोग राशि में किसी चीज को नहीं माप सकते, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं वो एक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी भी होता है। जैसे हम बात करें कि एक किसी अर्थव्यवस्था में कितने लोग शांति से रहते हैं, ये एक फिगर हो गया। अब इसमें कोई राशि तो है नहीं, कोई अमाउंट तो है नहीं, तो आप लोग परिणाम तो नहीं निकाल सकते, उसको माप नहीं सकते। लेकिन हाँ, ये जो इंडेक्स है कि कितने लोग शांति से रहते हैं, ये कहीं ना कहीं ये बताता है कि लोगों का कितना कल्याण हुआ है, उनका कितना आर्थिक और सामाजिक कल्याण हुआ है। अवकाश का आनंद लेना। कितने ऐसे लोग हैं जो छुट्टियों के दिन आनंद लेते हैं, मजे से रहते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो देखो, मान लीजिए पिछले साल 200 लोग ऐसे थे जो एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे लोग थे, यानी कि जिन्होंने ग्रेजुएट तक की पढ़ाई कर रखी थी। इस साल की मैं बात करूं तो 200 से 250 लोग हो गए जो पढ़े लिखे हैं। तो कहीं ना कहीं 50 लोगों के ज्ञान में वृद्धि हुई है। ये क्या बताता है? कल्याण बताता है, सामाजिक कल्याण के बारे में बताता है। तो कल्याण की प्रकृति को दो भागों में बांटा, परिमाणात्मक और गुणात्मक। परिमाणात्मक में हमने देखा कि जहाँ पे हम लोग माप सकें एक राशि में, जिसके उदाहरण हमने देखे थे, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि और वस्तुओं में सेवाओं का कितना उत्पादन हुआ और कितना उपभोग हुआ। इसके जस्ट विपरीत हमने देखा गुणात्मक, जहाँ पे इस प्रकार हम लोग पैसे में यानी कि किसी रुपए में हम लोग नहीं माप सकते, लेकिन हाँ ये सामाजिक कल्याण के एक ऐसे सूचकांक होते हैं जिनसे हम लोग बता सकते हैं कि कितना सामाजिक कल्याण हुआ है, कितना आर्थिक कल्याण लोगों का हुआ है, कि कितने लोग शांति से रहते हैं, कितने लोग ज्ञान अर्जित कर रहे हैं, कितने लोग अवकाश का आनंद ले पा रहे हैं। अब हम बात करें यदि इसके बाद में अर्थशास्त्र की कल्याण की परिभाषा ने कल्याण के केवल भौतिक पहलुओं की व्याख्या की। लोगों को भौतिक वस्तुओं तथा अभौतिक सेवाओं दोनों की आवश्यकता होती है। अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान भी कहा गया। ये क्या है? देखो, अगर पिछली परिभाषाओं की हम बात करें, अर्थशास्त्र को जितना हमने अब तक समझा उतना हमने सिर्फ दो चीज़ें समझी थी। पहला, हमने देखा कि जब शुरुआती दौर था, जब 18वीं 19वीं शताब्दी का दौर था, तब अर्थशास्त्र को केवल और केवल धन के विज्ञान के रूप में समझा गया कि केवल इसमें क्या होता है, धन का ज्ञान हम लोग लेते हैं, धन का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके बाद में हमने देखा कि अगर ऐसी बात है तो अर्थशास्त्र सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, जो धनवान लोग हैं उनका ही अध्ययन करता है, निर्धन लोगों का अध्ययन नहीं करता। फिर हमने देखा कि यदि ऐसा है तो हमें देखना होगा कि निर्धन लोग जो होते हैं, समाज का वाकई जो अंग होता है, उनका कल्याण किस प्रकार हो। तो इसको हमने आर्थिक कल्याण यानी सामाजिक कल्याण के रूप में भी देखा अर्थशास्त्र को। लेकिन
इन दोनों परिभाषाओं से तो कहीं ना कहीं केवल वो भौतिक पहलुओं की ही व्याख्या होती है कि सिर्फ और सिर्फ अभी भी धन के बारे में बात कर रहा है, चाहे धनवान हो या निर्धन हो। निर्धन का मतलब जिसके पास धन नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो वापस से धन के बारे में क्या हो गया, अध्ययन हो गया। लेकिन अर्थशास्त्र यहीं तक सीमित नहीं है। अर्थशास्त्र भौतिक व अभौतिक दोनों वस्तु व सेवाओं की आवश्यकताओं के बारे में अध्ययन करता है। इसलिए अर्थशास्त्र को दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान भी कहा गया है। ये कैसे है, आप एक बार समझिए कि आपके जो उद्देश्य होते हैं उनसे अभिप्राय एक बार के लिए आप समझ लीजिए कि आपकी आवश्यकताएं, आपको कितनी वस्तुओं की आवश्यकता है उपभोग करने के लिए। दूसरा, उन वस्तुओं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कितने संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं। मैं अगर एक उदाहरण दूं, आप ऐसा समझिए कि आपका 10 लोगों का परिवार है और 10 लोगों के परिवार को चलाने के लिए यदि सारी की सारी सुविधाएं उपलब्ध करवानी हो तो आपको कम से भी कम 20,000 रुपये महीने के चाहिए। लेकिन क्या 20,000 महीना है आपके पास? इसी का अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। क्योंकि संसाधन आपके पास क्या है, लिमिटेड है, सीमित है। आपके पास समझिए कि केवल 10,000 रुपये हैं। अब 10,000 रुपये में 20 लोगों की आवश्यकताओं की जो पूर्ति करनी है, इसका अध्ययन क्या है, अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र को इसीलिए दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहा गया है। ऐसी स्थिति में क्या करना होता है, आपको अपनी आवश्यकताओं के बीच में क्या करना होता है, चयन करना होता है कि कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनको मैं छोड़ सकता हूं या छोड़ सकती हूं, और कौन सी ऐसी आवश्यकता हैं जिनको मुझे पूरा करना जरूरी है। तो ये जो अध्ययन होता है इसको हम अर्थशास्त्र के दुर्लभता तथा चयन का विज्ञान कहते हैं। वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों को विभाजित करना पड़ता है। अर्थशास्त्र का अध्ययन हमें बतलाता है कि सीमित संसाधनों से समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। देखिए, अगर इस उदाहरण को हम लोग समझ जाते हैं तो ये उदाहरण से हमारे पूरे अर्थशास्त्र को समझना बहुत ही आसान और सरल हो जाएगा। इस उदाहरण में क्या है, बेसिकली जो आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने के लिए जो संसाधन है उनकी विभाजित करने की बात को हम लोग समझते हैं। इस उदाहरण में मुख्यतः है क्या कि आपके पास आपकी 2 आवश्यकताएं हैं। आपको गेहूं भी चाहिए और कपड़ा भी चाहिए। गेहूं कितना चाहिए, कपड़ा कितना चाहिए, आप कौन सी आवश्यकता को छोड़ सकते हो, कौन सी आवश्यकता आपके लिए ज़रूरी है। लेकिन आपके पास जो संसाधन है, संसाधन इट मीन्स आपके पास पैसा कितना है। आपके पास पैसे से या तो आप धन खरीद लीजिए, जो गेहूं है वो खरीद लीजिए, या फिर कपड़ा खरीद लीजिए, या फिर आधा आधा यानी आधे पैसे से गेहूं खरीद लीजिए, आधे से कपड़ा खरीद लीजिए। अगर मैं उत्पादन की बात करूं तो आपके पास सिर्फ खेत है या फिर पूरे देश भर में जो खेत हैं उनको ले लीजिए, उसमें या तो सिर्फ गेहूं का उत्पादन कर लीजिए या फिर कपड़े का उत्पादन कर लीजिए। ये कैसे तय होगा कि कितनी जगह पर या फिर कितना उत्पादन हमें गेहूं का करना है और कितना उत्पादन हमें कपड़े के लिए कपास का करना है? ये निर्भर करता है कि हमारे जो बाजार है, हमारा जो देश है, उसमें किस चीज़ की कितनी आवश्यकता है। इसी का अध्ययन भी क्या है, अर्थशास्त्र है। 2 वस्तुओं के उत्पादन का उदाहरण लीजिए। सीमित संसाधनों से हम कपड़े तथा गेहूं का असीमित मात्रा में उत्पादन नहीं कर सकते हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए संसाधनों को विभाजित करना पड़ता है। इसी के अध्ययन को क्या कहते हैं, हम लोग अर्थशास्त्र भी कहते हैं। अब इसके बाद की यदि मैं बात करूं, यानी कि 20वीं शताब्दी की बात करूं, देखो 18-19वीं शताब्दी की बात अलग थी जब केवल धन के अध्ययन को अर्थशास्त्र कहा गया था। उसके थोड़ी बाद यानी कि 19वीं शताब्दी की मैं बात करूं तो वहां पे सामाजिक कल्याण के रूप में हमने अर्थशास्त्र को देखा था। उसके बाद में यदि 20वीं शताब्दी की बात करूं तो वहां पे 20वीं शताब्दी में जो बात हुई वो थी कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि कैसे हो, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हो, इसके लिए जो सरकार की भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गई थी। सरकार ने देखना स्टार्ट कर दिया था कि अब जो हमारी अर्थव्यवस्था है वर्तमान समय में जिस लेवल पर है उसकी वृद्धि कैसे हो, उसका विकास कैसा हो, और उसका अध्ययन भी करने लग गए। उसमें उन्होंने देखा कि उनके पास जो सीमित संसाधन है उनका किस प्रकार से बेहतरीन उपयोग हो, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो। इसी के अध्ययन को समृद्धि तथा विकास का विज्ञान कहा गया। 20वीं शताब्दी में पूरी अर्थव्यवस्था की समृद्धि तथा विकास प्राप्त करने के उद्देश्य ने गति पकड़ी। ये ऐसा सिर्फ भारत में ही नहीं था
बाकी सभी देशों ने भी इस पर विचार करना शुरू कर दिया था। आर्थिक समृद्धि तथा विकास में सरकार की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। अर्थशास्त्र अब केवल व्यक्तिगत निर्णय लेने तथा संसाधनों के प्रयोग तक ही सीमित नहीं रह गया है। अर्थशास्त्र को समृद्धि तथा विकास का विज्ञान भी कहा गया। ऐसा हुआ 20वीं शताब्दी में। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ कि सभी देश अब सोचने लग गए थे कि कैसे उनकी अर्थव्यवस्था की क्या हो, वृद्धि हो, उसमें विकास हो। इसके लिए सरकार अब केवल व्यक्तिगत निर्णय नहीं लेती थी, अब उसे पूरे एक विश्व भर, पूरे देश भर के लिए सोचना पड़ता था। और इस प्रकार के अध्ययन को उन्होंने क्या कहा? आर्थिक समृद्धि तथा विकास का विज्ञान कहा। इसके बाद यदि मैं बात करूं कि अर्थव्यवस्था को अपने संसाधनों का विभिन्न वैकल्पिक गतिविधियों में आवंटन, कुशल प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए तथा अर्थशास्त्र के भावी विकास के लिए उनमें समृद्धि किस प्रकार होगी, इसके तरीके ढूंढने चाहिए। इस आधार पर विश्व की अनेक अर्थव्यवस्थाओं का निष्पादन अच्छा रहा। संयुक्त राज्य जो यूएसए है, यूरोप के कुछ देश हैं, जापान है आदि को विकसित अर्थव्यवस्थाएं कहा जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था को विकासशील अर्थव्यवस्था कहा जाता है। देखो होता क्या है कि जब 20वीं शताब्दी आई तो 20वीं शताब्दी आते आते सभी देशों ने ये सोचना स्टार्ट कर दिया था कि जो उनकी अर्थव्यवस्था है वो कैसे वृद्धि करे, कैसे उसमें विकास हो, कैसे वो आगे बढ़े। और सीधी सी बात है, ऐसा करने में जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, सबसे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी रहेगी? सरकार की रहेगी, क्योंकि सरकार के पास ही सारा क्या है? कंट्रोल है। अब कौन सी अर्थव्यवस्था का या किसी अर्थव्यवस्था का कितना विकास होगा, वो कितनी आगे जाएगी, ये निर्भर करता है कि उसके पास जो उपलब्ध संसाधन हैं और जो उसकी देश की आवश्यकताएं हैं वो उनको किस प्रकार से पूरा करती है। यानी कि जो संसाधन है उनको किस प्रकार से अलोकेट करती है, किस प्रकार से विभाजित करती है, जिससे कि उसके देश का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। अगर मैं कुछ अर्थव्यवस्थाओं की बात करूं, जैसे यूएसए है, जापान की अर्थव्यवस्था की मैं बात करूं, जो यूरोपियन देश हैं उनकी मैं बात करूं, तो वो सारी की सारी उनकी जो अर्थव्यवस्था है वो डेवलप्ड है, यानी कि वो विकसित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो क्या है? विकासशील है। देखो, एक विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है और एक विकासशील अर्थव्यवस्था क्या होती है, मैं आपको ये बता देता हूं। विकसित अर्थव्यवस्था का मतलब होता है जहां के लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उचित उत्पादन कर लेते हैं, यानी कि उनके पास पर्याप्त धन है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। वो अर्थव्यवस्था क्या होती है? विकसित अर्थव्यवस्था हो सकती है। अगर एक राष्ट्र के संदर्भ में हम लोग बात करें तो एक राष्ट्र अपने लोगों की जो आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करने के लिए उनके पास कितने संसाधन हैं और क्या वो सब लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहा है, यदि हाँ तो वो अर्थव्यवस्था कौन सी हो जाएगी? विकसित अर्थव्यवस्था। लेकिन यदि किसी अर्थव्यवस्था में संसाधनों का अभाव है, वो सभी लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अर्थव्यवस्था हमारी कौन सी हो जाएगी? विकासशील। अगर मैं भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करूं तो भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी काफ़ी लोग निर्धन हैं। काफ़ी लोगों की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। आवश्यकताओं में आप कह लीजिए रोटी की पूर्ति नहीं हो रही है, कपड़ों की पूर्ति नहीं हो रही है, मकान, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनकी ही पूर्ति नहीं हो रही है। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या है? विकासशील। विकासशील क्यों है? क्योंकि दिन ब दिन, सालों में साल, मतलब पिछले साल और इस साल की यदि मैं तुलना करूं तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था सुधर रही है। पिछले साल मान लीजिए 100 लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही थी, तो वो संख्या इस साल घटकर मान लीजिए 80 हो गई। तो कहीं ना कहीं हम लोगों ने 20 लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति जो थी उसको इस साल कर दी है। तो हम लोग विकास की गति पकड़ रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारे देश में भी सभी लोगों की आवश्यकताओं की हम लोग क्या कर देंगे? पूर्ति कर देंगे और हमारा देश भी क्या हो जाएगा? विकसित अर्थव्यवस्था का हिस्सा हो जाएगा। अब मैं बात करूं 20वीं शताब्दी के अंत की ही। जब 20वीं शताब्दी खत्म हुई तो उसके अंत में अर्थशास्त्रियों ने भावी पीढ़ियों के कल्याण तथा पर्यावरण की सुरक्षा के विषय में भी बात करना आरंभ कर दिया। इसलिए अर्थशास्त्र को धारणीय विकास का विज्ञान भी कहा जाता है। समृद्धि तथा विकास का उच्च स्तर प्राप्त करने के लिए सारे विश्व की अर्थव्यवस्थाएं प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो अर्थशास्त्र का अध्ययन किया
उसमें कहीं ना कहीं जो भूतकाल था, जो पीछे निकल गया, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे थे, धन का अध्ययन कर रहे थे, आर्थिक लोगों का सामाजिक कल्याण कैसे हो उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे थे। इतना ही नहीं, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे हो, इसके लिए संसाधनों का किस प्रकार से हम लोग विभाजन करें, इसके बारे में भी हम लोग अध्ययन कर रहे थे। लेकिन जैसे जैसे 20वीं शताब्दी का अंत हुआ तो अर्थशास्त्रियों ने भविष्य के बारे में भी सोचना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने देखा कि जिस गति से हम लोग प्राकृतिक संसाधनों का शोषण कर रहे हैं, उनको प्रदूषित कर रहे हैं, उस हिसाब से जो भविष्य की जो पीढ़ी आएगी, जो भावी पीढ़ी आएगी, उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी। आप ऐसे कहिए कि इससे जस्ट पहले जब हम लोगों ने देखा तो हम लोगों ने देखा क्या हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है तो हम लोग विकसित नहीं हो रहे हैं, तो हम लोग विकासशील या फिर विकास की गति में हैं। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में अर्थशास्त्रियों ने ये देखना स्टार्ट कर दिया कि सिर्फ हमारी ही नहीं, जो हमारी भावी पीढ़ी आएगी, क्या उनकी भी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। इसके लिए उन्होंने क्या किया, जो पर्यावरण की सुरक्षा है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उनके भी अध्ययन करना स्टार्ट कर दिया। इसलिए उसको क्या कहा गया, धारणीय विकास का विज्ञान कहा गया। उन्होंने समृद्धि तथा विकास के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए सारे देश की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके संसाधनों का शोषण कर पर्यावरण को प्रदूषित कर रही हैं, उनके बारे में भी अध्ययन को शुरू कर दिया। अब मैं बात करूं, वर्तमान पीढ़ियां जो हैं वो दुर्लभ संसाधनों का युक्ति संगत कुशलतापूर्वक प्रयोग करना तथा भावी पीढ़ियों का कल्याण सुनिश्चित करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। देखो, अगर जो प्राकृतिक संसाधन है, जैसे आप अपने पास जंगल देख लीजिए, नदी देख लीजिए, अगर आज से आप 50, 70 या 100 साल पहले की तुलना में यदि आज देखोगे तो कहीं ना कहीं नदियों में कमी आई है, नदियों के जल स्तर में कमी आई है, या फिर ऐसे कहिए कि नदियों का जो पानी है वो पूरी तरीके से क्या है, प्रदूषित है पहले की तुलना में। जो जंगल है वो कहीं ना कहीं संकीर्ण हुए हैं, कम हुए हैं। इस हिसाब से हम लोग चले तो जो हमारी भावी पीढ़ी आएगी, कहीं ना कहीं उनके लिए तो पानी ही नहीं बचेगा, उनके लिए तो जंगल जैसा कुछ होगा ही नहीं, तो उनके लिए ऑक्सीजन भी कम हो जाएगी। तो ये सिर्फ सारे अध्ययन थे कि जिस गति से हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिस गति से हम लोग पर्यावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, उनका शोषण कर रहे हैं, क्या वो भविष्य के लिए, जो हमारी भावी पीढ़ी आएगी, उनके लिए भी अनुकूल है या नहीं है। तो ऐसे में जो वर्तमान पीढ़ी है, यानी कि जो हम लोग हैं, जो अभी इस पीढ़ी में चल रहे हैं, वो प्राकृतिक संसाधनों का युक्तिगत तरीके से क्या करें, उपयोग करें, उनका उपभोग करें, उनका कुशलतापूर्वक प्रयोग करें, ताकि भावी पीढ़ियों के लिए उनका सुनिश्चित हो कि उनके पास वो चीज़ें उपलब्ध हो, उनका कल्याण सुनिश्चित हो। और ये कहीं ना कहीं हमारा क्या है, नैतिक कर्तव्य है। क्योंकि अगर हमसे जो पहले जो पीढ़ी थी, अगर वो सारे प्राकृतिक संसाधनों को नष्ट कर देती तो हमारे लिए क्या बचता, कुछ भी नहीं ना। अगर उन्होंने हमारे लिए छोड़ा है तो कहीं ना कहीं ये हमारी भी क्या है, नैतिक जिम्मेदारी है कि हम हमसे आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनका कल्याण सुनिश्चित करें, उनके लिए सारे प्राकृतिक संसाधन यथागत उपलब्ध हों, ये क्या करें, हम लोग सुनिश्चित करें। क्या है, हमारा एक नैतिक कर्तव्य है।